नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब जुड़े हुए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड में चल रहे विवाद को लेकर। जी हां, झारखंड की विधानसभा की 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है और 23 नवंबर को इसकी मतगणना होगी, यानी कि नतीजे सभी के सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले विवाद जो है वो गरमाया हुआ है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर। दरअसल हेमंत सोरेन ने हाल ही में नामांकन दाखिल किया और उनके एफिडेविट में जो उम्र इस बार लिखी गई है उसको लेकर सारा विवाद है। अब इस उम्र के जाल में वो फंस गए हैं और कहा यह जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन इस एज के जाल में अब हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद यह है कि 2019 में जब एफिडेविट उनकी तरफ से जारी किया गया तो उसमें उनकी उम्र 42 साल थी और 5 साल बाद अमूमन चुनाव होते हैं, तो इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और उनकी इस साल जो एज लिखी गई वो 49 साल, यानी कि 5 साल में 7 साल उम्र बढ़ गई। इस बात को लेकर बीजेपी खफा है और बीजेपी ने यह कह दिया है कि नामांकन जो है वो हेमंत सोरेन का रद्द किया जाए, खारिज किया जाए, उनका चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। और जो उनके प्रतिद्वंदी भी हैं जिनको बीजेपी ने उनकी सीट से उतारा है, वो भी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको सुनवाई देते हैं कि आखिर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, उसके बाद इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। जेएमएम का मतलब ही बन चुका है झोल, मुस्लिम अपीजमेंट, माफिया। अब इस झोल वाली सरकार ने, जिसने अनेकों भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने स्थापित किए हैं, अब एफिडेविट में भी घोटाला कर रही है, एफिडेविट में भी करप्शन है। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49, मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहां पर कितना झोल है। इसी प्रकार से करप्शन का झोल, घोटाले का झोल भी इन्होंने भरपूर किया है। एफिडेविट में कई सारी और भी चीजें मिसिंग हैं, कई सारे और भी सवाल निर्माण होते हैं फाइनेंशियली, परंतु इनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, मुस्लिम अपीजमेंट में लिप्त रही है। मतलब कि झोल और मुस्लिम अपीजमेंट और माफिया का रूल रहा है। तो सुना आपने शहजाद पूनावाला, जिन्होंने कहा कि भैया 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई, इसमें भी घोटाला है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी बयान सामने आया कि जब मुख्यमंत्री गए थे अपना एफिडेविट दाखिल करने तो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा नहीं? अगर देखा है तो अब इस पर बीजेपी को क्यों डर लग रहा है कि क्या वो चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए डर लग रहा है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, दोनों पक्ष हमने दर्शकों को बता दिए, अब क्या ये पूरा मामला है और ये क्यों पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्या आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन के लिए एक बार फिर मुश्किलें खड़ी होने वाली है? देखिए, जो हलफनामा दायर किया था, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दूं कि साहेबगंज में एक सीट है बरहेट, साहेबगंज जिला है, बरहेट सीट है। वहां से हेमंत सोरेन इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी लड़े थे, वो लगातार वहां से विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार जो हलफनामा उन्होंने दायर किया और 2019 के हलफनामे से जब उसकी तुलना की गई तो 2019 में हेमंत सोरेन 42 साल के थे। इन्होंने जो एफिडेविट दायर किया उसी के अनुसार, और 5 साल में 47 साल होना चाहिए था इनकी उम्र, लेकिन अब वो 49 साल के हो चुके हैं। यह भी हलफनामा जो इस बार दायर किया है वो भी हेमंत सोरेन ने ही दायर किया है। अमूमन होता यह है कि स्क्रूटिनी होती है कि जो भी दस्तावेज, जो सबूत जो किसी कैंडिडेट ने दिखाए हैं वो सही है या नहीं, ये चुनाव आयोग जांच करता है। इसी आधार पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे थे वहां पे। रिटर्निंग ऑफिसर ने का काम यह है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट या एफिडेविट में जो भी कुछ दिया है उसका सत्यापन करना, पिछली बार के मुकाबले तुलना करना नहीं है। अब हेमंत सोरेन के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार सही जमा किया था, है पिछली बार वाला गलत था। अब क्या सच्चाई है ये तो भगवान जाने, लेकिन 5 साल में सबकी उम्र 5 साल ही बढ़ती है। अब कुछ विशिष्ट परिवार होंगे या कुछ विशिष्ट परिवारों के व्यक्ति होंगे जिनका 5 साल में 7 साल उम्र बढ़ जाता होगा, तो नहीं पता। लेकिन अमूमन आम लोगों की उम्र 5 साल में 5 ही साल बढ़ती है। या तो पहले वाला एफिडेविट जो है, हलफनामा है, वो गलत है, या फिर इस बार वाला हलफनामा है वो गलत है। कहानी इस बार सिर्फ इतनी नहीं हुई है। जो झारखंड के बाहर के दर्शक हैं उनको
एक इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहता हूं। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू साहब। वो सिद्धू कान्हू एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दो भाई थे, उनके वंशज है ये। तो झारखंड के आदिवासी इलाकों में सिद्धू कान्हू के वंशज का प्रस्तावक बनना किसी भी राजनीतिक नेता का अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन शायद इस देश के आम लोगों को पता नहीं हो कि जो मंडल मुर्मू इनके प्रस्तावक थे, उनको कुछ दिनों बाद हेमंत सरकार के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी नहीं पता है क्या हुआ। 29 अक्टूबर को झारखंड के डुमरी इलाके से मंडल मुर्मू को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में रखा, थाने में बैठा के रखा। आरोप यह था कि जो मंडल मुर्मू हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन का प्रस्तावक तो वो बने हैं, पर वो बीजेपी के नेताओं के साथ घूम रहे हैं, और इस आरोप में उन्हें हिरासत में रखा गया। बाद में चुनाव आयोग और खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त वगैरह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, पुलिस के पर सवाल उठा कि ये क्या तरीका है। अब एक आदमी जो किसी का ये प्रस्तावक हो सकता है, किसके साथ घूम रहा है, कहां उठ रहा है, कहां बैठ रहा है, इस आधार पर गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती। अब मान लिया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं या आप चुनाव लड़ रहे हैं चेतन, और मैंने आपके नाम का प्रस्ताव रखा है। अब ये जरूरी तो नहीं मैं कि हमेशा आपके साथ रहूं, हो सकता है मैं किसी के साथ घूमूं, कहीं जाऊं, इस आधार पर मेरी गिरफ्तारी करवा देंगे क्या? लेकिन हुआ है इस बार, और झारखंड में ही हुआ है। और झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र है, वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया चुनाव आयोग के गुस्से के बाद। लेकिन ये सारी घटनाएं ये साबित करती है कि इस बार थोड़ा सा पैनिक बटन दबा हुआ है, मतलब थोड़ा सा बौखलाहट है, बार बार गलतियां कर रहे हैं। वो गलती इंसान कब करता है? कारण क्या होता है? जब सारा चुनाव का माहौल आपके फेवर में हो, सारे आपके जो जितने भी आप शतरंज की चालें चल रहे हैं, सारे सटीक बैठ रहे हो, तो आप गलतियां करेंगे नहीं, आपको बौखलाने की जरूरत ही नहीं, क्रोध में रहेंगे नहीं। इस बार आप हेमंत सोरेन का सारा भाषण आप निकाल के एक बार सुनिए, और भाषा बता रही है कि अंदर से हिले हुए वो गालियां दे रहे हैं, बाहरी को भगा दो, मेरी सरकार आई। इनका एक विधायक था, वो कह रहा था कि बिहारियों को बोरे में बंद करके भेज देंगे। दूसरा जो हेमंत सोरेन है, अपने कई भाषणों में इन्होंने कहा है कि जब बीजेपी वाले आए तो गांव में घुसने मत दो, आदिवासी गांव में आने मत दो, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पैनिक बटन दब चुका है। भाषा भी बता रही है, कंडक्ट भी बता रहा है, और इसी से हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि लगता है कि इस बार झारखंड में गया हाथ से, और इन्हीं सब के कारण ये सारी गलतियां होते रहती है। अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो बौखलाहट सामने आ रही है, हेमंत सोरेन जेल से जब छूट के आते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बातें होती हैं। हालांकि टूट फूट भी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के दूसरे पाले में चले जाते हैं, और जो दबदबा है वो भी कहीं ना कहीं इधर कम नजर आया। कल्पना सोरेन को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने की बात हो रही थी, उपचुनाव में उतारा गया, वो भी एक अलग बात है। लेकिन एक अलग कॉन्फिडेंस जो दिखाया जा रहा था पार्टी के अंदर हेमंत सोरेन को लेकर, वो अब फुस होता हुआ नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, हुआ क्या कि जब हेमंत सोरेन जेल गए या जेल से तुरंत बाहर आए, तो आदिवासियों में खास करके एक तरह का मैसेज दिया कि देखो ये आदिवासी का लड़का, इसे फंसाकर जेल भेज दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा में, चंपई सोरेन को बनाना और फिर बेइज्जत करके हटा देना, या तमाम बड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का पार्टी से किनारा किया। जैसे लॉबिन हेम्ब्रम, ये शिबू सोरेन के साथ के नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और बहुत पावरफुल नेता। उसके बाद चंपई सोरेन, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद सीता सोरेन को देखिए, इनकी बड़ी भाभी है हेमंत सोरेन की, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद खबर आई कि बीच में बसंत सोरेन भी नाराज है, जो कि इनके छोटे भाई है, उन्होंने छोड़ दी। मतलब कुल मिला के एक इमेज इस तरह बना कि ये सिर्फ पति और पत्नी की पार्टी। मतलब अगर इसको ये कह दे पंकज जी कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस होती चली जा रही है, कुछ गलत होगा? सिर्फ पति पत्नी। कांग्रेस में तो फिर भी कुछ परिवार होते थे ना, कि एक गांधी परिवार ने दूसरे परिवार को मदद की, दूसरे परिवार ने तीसरे परिवार को विधायक। यहां नहीं, यहां ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ दो ही आदमी का कमांड चल रहा है आज की तारीख में, हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ। तीसरा कोई डिसीजन मेकर नहीं है झारखंड में।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। बाकी सबकी स्थिति यही है कि टिकट मिल गया तो चुपचाप लड़ो, बाकी इन दोनों पे कम से कम कोई सवाल। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे स्ट्रांग प्लान क्या था चुनाव लड़ने का? आदिवासी, क्योंकि देखिए मुस्लिम का क्या है, मुस्लिम तो जो जहां बीजेपी को हरा रहा है वो दे रहा है। अब चूंकि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ है तो मुस्लिम वोट अपने आप हर कोई मान रहा है कि वो तो जाएगा ही, और वो पूरे भारत की उनकी रणनीति एक ही है कि जो जहां बीजेपी को हराएगा हम वहां पे उसकी पार्टी। तो मुसलमानों की बात नहीं कर रहा है यहां कोई हर कोई ये कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्ट्रेंथ क्या थी? आदिवासी, या फिर जो ये कहते थे कि बाहरी को भगा देंगे, 1932 का खतियान लागू कर देंगे। 1932 का खतियान मतलब जो व्यक्ति 1932 या उससे पहले से है इस देश में, मतलब इस राज्य में, सिर्फ उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस तरह की बातें ये किया करते थे। आज क्या है? हेमंत सोरेन पति और पत्नी है, इनके आसपास कौन से लोग हैं? एक भी क्या आदिवासी है? नहीं। इनके जो ताकतवर लोग कौन हैं? एक मिथिलेश ठाकुर हैं गढ़वा के, जो कि बाहरी हैं। एक सुदीव्य सोनू है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नवादा के रहने वाले हैं। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो कहां के हैं। ये सारे लोग वैसे लोग इनके आसपास मंडरा रहे हैं जिनके खिलाफ ये कभी आंदोलन करके जिन्होंने पार्टी बनाई थी। तो जो कोर वोटर है वो भी ये देख रहा है। इस बार जो झारखंड चुनाव में जो आम लोग कह रहे हैं, और या फिर यहां एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं किसी आम लोग के बारे में क्यों कहूं, नैरेटिव यह है कि ईसाई और कसाई के अलावा बाकी सब एक तरफ है। अब राष्ट्रिक लैंग्वेज में है, ये मेरे शब्द नहीं है, जो कि झारखंड में ये कह रहे हैं। ईसाई तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब वो जो क्रिश्चियंस, जो आदिवासी जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर, उनके अलावा, और कसाई मतलब यहां मुसलमानों के बारे में बोला जाता है। उन दोनों के अलावा बाकी एक तरफ की गोलबंदी हो रही है। इस तरह का माहौल दिख रहा है। जब इस तरह का हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। नहीं तो अब जिस तरीके से स्थिति बन रही है और जो आप बता रहे हैं झारखंड के बारे में, और आप भी कवर करते रहते हैं और सब तमाम जो चीजें हैं, लोगों का मन भी जानते रहते हैं, खंगालते रहते हैं, और हमारे दर्शक भी आपके जरिए तमाम जो चीजें हैं उसको बारीकी से समझते हैं। लेकिन इस वक्त जो चुनावी हलफनामे की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से जो वार किया जा रहा है जेएमएम पर और खासकर हेमंत सोरेन पर, उसमें कितना फंसने वाले हेमंत सोरेन, क्या लगता है आपको? क्या चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा इसके बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा भी है और ये उसे मानते भी हैं। उनका स्टैंड यह है कि किसी भी तरह से हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने से रोक न लगे। ये इसलिए कि फिर से बीजेपी डर रही कि अगर ठीक है ये गलती किया ये आदमी, लेकिन अगर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी सेंटिमेंट को फिर से ये भुनाना शुरू करे कि देखिए मैं आदिवासी हूं तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। बीजेपी जानती है कि अगर माहौल हमारे पक्ष में है, हवा हमारे पक्ष में चल रही है, तो करने दो गलती। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने तो यहां तक कहा कि मैं तो चुनाव आयोग से गुजारिश करता हूं कि इन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए। हो सकता है हेमंत सोरेन ने जानबूझ के ये गलती की हुई कि मेरी शहादत से अगर पार्टी को फायदा हो जाता है और कल को मेरी पत्नी सीएम बन जाती है तो क्या, कुर्सी तो घर में ही रहेगी। यही बात कहीं ना कहीं सामने आती है। और जिस तरीके से बीजेपी अब वार कर रही है, हमने शहजाद पूनावाला को भी सुनवाया कि जिस तरीके से शहजाद पूनावाला भी इस बात को कह रहे हैं, और पंकज जी हमें बता रहे हैं कि आखिर जमीनी स्तर इस वक्त क्या चल रहा है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर झारखंड में माहौल, और क्या कुछ है पंकज जी? देखिए चेतन, तमाम सर्वे एजेंसियां हैं, कम से कम 10-12 सर्वे एजेंसियों के अलग अलग समय पे अलग अलग रिपोर्ट आ चुकी है। शुरुआत हुआ था एक टाइम्स नाउ के साथ किया था एक एजेंसी ने, उसके बाद अंत में जो आया है, परसों आया है लोकपोल एक एजेंसी है, उसका सर्वे आया है। हर एजेंसी यही बता रही है कि झारखंड के 81 में से 42 से 45 सीटों के बीच आ रहा है एनडीए गठबंधन को। यहां बहुमत के लिए 37 या 38 सीट चाहिए या 41 है, मुझे एग्जैक्ट देखना होगा कि कितना चाहिए। लेकिन मतलब ये कहने का मतलब है कि तमाम सर्वे एजेंसियां ये बता रही हैं कि बहुमत एनडीए को इस बार मिल रहा है। अभी भी 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, 20 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, 23 तारीख को रिजल्ट है। इस दौरान कुछ बदला तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार जो मैं भी घुमा हूं, मैंने व्यक्तिगत रूप से 28 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है पर्सनली, 80 में से, और भी योजना है कि 20 तारीख तक मोटा मोटी 50 तक का मैं कवर करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ तो श्योर होता है ना कि ये जीत रहा है ये हार रहा है वो पता हो।
तो अगर वो 50 का मैं व्यक्तिगत तौर पे दौरा करने के बाद मैं ये बता सकूं कि एग्जैक्ट क्या है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी जो मैं 28 सीटों पे घूमा हूं, उसमें से 21 या 22 सीटें एसटी सीटें, आदिवासी रिजर्व सीटें हैं। वहां पे मैं देख रहा हूं कि 2019 के मुकाबले बिल्कुल अलग माहौल है। 2019 में गुस्सा था रघुवर सरकार के प्रति, जो जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे उसके प्रति। रघुवर सरकार ने जिस तरह आयरन हैंड पुलिस का उपयोग कर पत्थलगड़ी जैसे आंदोलन को दबाया था, उसके प्रति, जो मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूं। इस बार वही, उतना गुस्सा तो नहीं, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन के प्रति। 5 साल में कुछ काम नहीं किया, 5 कमरों का मकान देने बोला था, हर साल 5 लाख रोजगार देने बोला था, अगर रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देने बोला था। उसके बाद अवैध बालू खनन है, अवैध पत्थर खनन है, अवैध कोयला खनन है, मतलब लूट खसोट है। सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस वाला सब्जी वाले को परेशान करता है। इस तरह की बातें, जो नैरेटिव है, ये बातें कर रहे लोग। यहां के जो ट्राइबल इलाके हैं, वहां के लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ या राष्ट्रीय मुद्दे। वो ये कह रहे हैं कि बाबू, जब ब्लॉक में जाते हैं तो राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर छोटा मोटा कार्ड बनवाने के लिए बहुत पैसा मांगता है, 3000 रुपए तक मांग रहा है। ये उन लोगों के बीच चर्चा है। लोगों के बीच चर्चा यह है कि शहर में अगर कोई किसान सब्जियां लेके जाता है तो मतलब एंट्री पॉइंट पे ही रोक के पुलिस वालों से पैसे वसूलता है। लोग देख रहे हैं कि अवैध बालू का खनन हो रहा है, उनके घरों के सामने से ट्रैक्टरें गुजर रही हैं, लेकिन जब मकान बनाने के लिए बालू लेने जाओ तो बोला जाता है कि बालू सोने के भाव से मिल रहा है। 6000 रुपए में एक टेम्पू बालू मिलता है। झारखंड जैसे राज्य में, यहां 6000 में एक हाईवा आता था, 55,000 60,000 रुपए हाईवा तक आ रहा है बालू। तो ये सब लोग देख रहे हैं, परेशानियां महसूस कर, वो कह रहे कि नहीं, इस बार खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है, कमाने खाने लूटने की छूट दे दी है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, आम लोग परेशान है। ये नैरेटिव है इस बार। तो सारी बातें समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। अब देखिए, चुनाव में कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन हमें जो हवा का रुख दिख रहा है वो, और तमाम सर्वे एजेंसियां जो बता काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, और आपके हिसाब से जो स्थिति है वो काफी गंभीर है जेएमएम के लिए, यही आप कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपके हमारे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो मुद्दा इस वक्त बीजेपी की तरफ से झारखंड में बुनाया जा रहा है वो कितना घातक साबित होगा, कितना बड़ा जख्म जो है वो क्या जेएमएम और खासकर हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको देकर जाता है, और आने वाले चुनाव में क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी बारीकी से। और क्या कुछ उसको लेकर चीजें निकलकर सामने आती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। जी कुछ कहना चाहते हैं पंकज जी, बताइए। नहीं, आखिरी पॉइंट ये है कि यहाँ जेएमएम की बड़ी अजीब स्थिति है। जैसे ही शाम को कहती है, बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाते हैं कि बाहरी को भगाएंगे, और अगले दिन सुबह गुलाम अहमद मीर जो कि कश्मीर के प्रभारी, उनका वेलकम करने पहुंच जाते हैं। तो गुलाम अहमद मीर बाहरी नहीं है, यहां रहने वाले लोग बाहरी। ठीक है, तो यही बात है कि आखिर चल क्या रहा है झारखंड में। जिस तरीके से जो हवा है उसका रुख क्या कुछ कहता है वो आपने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की, और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जो चीजें इस वक्त हो रही हैं या फिर लोगों के मन में जो कुछ आ रहा है वो भी, क्योंकि आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसके जरिए आपने बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और हमारे तमाम दर्शकों को ये जानकारी जो है पसंद आई होगी उम्मीद है, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।